मैं डॉक्टर कविता त्यागी आज आपके सामने राजेंद्र माथुर के लिखे हुए गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश लेख को प्रस्तुत कर रही हूँ और उसका विवेचन आपके सामने रख रही हूँ। राजेंद्र माथुर द्वारा लिखा हुआ गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश उनकी पुस्तक सपनों में बनता देश खंड 1 से लिया गया है। लेखक ने भारत की एक दीर्घकालीन भारतीयता, भारत की हिंदू ध्वज वाहिनी संस्कृति को एक भावमयी शैली में प्रस्तुत करते हुए एक प्रश्न उठाया है कि वे कौन कौन से घटक हैं जो देश का निर्माण करते हैं। वह कौन सा जुनून है जिसने भारत का निर्माण किया है। लेखक इस लेख में बताता है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, बल्कि वह एक सनातन सांस्कृतिक परंपरा है। भारतीय सनातन सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा पर्याय है हिंदुत्व जो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया के आधार पर चलता है, जिसका अर्थ है सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। भारतीय संस्कृति सर्व अस्तित्ववाद के सिद्धांत को सतत गतिमान रखती रही है। गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश, इस लेख को शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में ही राजेंद्र माथुर प्रश्न उठाते हैं कि देश कैसे बनता है, कैसे वह कायम रहता है। क्या ठंडे सोच विचार से, हित स्वार्थों की चतुर समझदारी से, राष्ट्रीयता की सही वैज्ञानिक समझ से देश जन्म लेता है और पनपता है, या फिर देश एक जुनून है, आधी रात में देखा गया तर्कातीत सपना है, भावनाओं का अंधड़ है, इतिहास की भट्टियों में उबाली हुई जातीय स्मृतियों के सिलेंडरों में सदियों तक सिझाई गई मनपसंद शराब है, या दोनों ही बातें गलत हैं। यहाँ पर राजेंद्र माथुर कहते हैं कि देश आखिर कैसे बनता है, भावनाओं से बनता है या तर्क और विवेक से बनता है। तर्क से मतलब है किसी भी बात को जब हम बहस में सिद्ध करते हैं प्रमाण के साथ, तो वो तर्क कहलाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि इस बार आपके परीक्षाएं नहीं होंगी, इसी तरह से प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। आपके पास एक तर्क होगा जिसके पक्ष में बोलने के लिए आपके पास तथ्य भी होंगे कि कोरोना की वजह से परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, इसलिए यूजीसी ने ये निश्चय किया है, ये निर्णय लिया है कि इसी तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को, छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा अगली कक्षा में। आपके पास उसका लेटर होगा या समाचार पत्रों की कटिंग होगी, तो आप उसका तर्क देने के लिए अपने पक्ष में जो सबूत भी पेश कर सकते हैं, वहाँ आपका तर्क हो जाता है। यानी कि अपनी बहस में अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए जब आप तथ्यात्मक बात कहते हैं तो वो तर्क हो जाता है। भावनाओं के पीछे आपका कोई तथ्य पेश करने का आपके पास सबूत नहीं होता है। तो ये पूछते हैं कि ये भावनाओं से बनता है देश या तर्क से और तथ्यों से बनता है, वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनता है, या फिर दोनों ही बातें गलत है कि ना तर्क से बनता है, ना विवेक से बनता है और ना ही भावनाओं से बनता है। ये भी कहते हैं कि क्या जो देश है वो जातीय स्मृतियों के सिलेंडर से सदियों तक सिझाई गई मनपसंद शराब है। इसका मतलब यह है कि क्या कोई देश अपने पुराने इतिहास पर गर्व करते हुए बनता रह सकता है, या वर्तमान में उसे अपने प्रयासों से, अपने संघर्षों से बनाना पड़ता है। फिर खुद ही लेखक कह देता है कि या ये दोनों ही बातें गलत हैं। वो कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि देश विवेक और आवेश की एक संयुक्त संतान है, यानी कि देश विवेक और आवेश यानी कि भावात्मक आवेश दोनों से बनता है। रामचंद्र शुक्ल अपने एक निबंध में बताते हैं कि जितने भी कर्म मनुष्य करता है
वो सारे बाहर से चाहे बुद्धि से संचालित होते दिखते हों, लेकिन वे सभी हमारी भावनाओं से ही प्रेरित होते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि दो लोग हैं और उनकी एक प्लॉट के लिए लड़ाई हो रही है कि यहाँ तक मेरा प्लॉट है, 4-6 इंच की जगह के लिए ही हो रही है, ज़्यादा भी नहीं, या ज़्यादा पर भी हो सकती है। दोनों ही कहते हैं कि ये मेरा प्लॉट है, यानी कि मेरी जगह है। तो बौद्धिक रूप से दिख रहा है कि वो सिर्फ लोभ के लिए लड़ रहे हैं, कि उन्हें लालच आ रहा है। पर अगर भावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा तो जो बाहर से सिर्फ वो लोभ दिख रहा है, जो बाहर से सिर्फ बुद्धि की चीज़ दिख रही है कि वो आपस में लड़ रहे हैं, अंदर से देखा जाएगा तो उनके पीछे एक वात्सल्य, ममता वाली भावना काम कर रही है कि जिसका प्लॉट है उसे ये लगता है कि अगर मेरा प्लॉट या मेरी जगह इसने छीन ली, हड़प ली, तो मेरे बच्चों के लिए आगे से नहीं रहेगा, मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। जबकि जो बेईमानी करके उसे हड़पने का प्रयास कर रहा होता है, उसकी भी वही भावना वात्सल्य वाली काम कर रही होती है कि वो अपने बच्चों के लिए जो मोह है उसका, वो मोह उसे संचालित करता है कि वो बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा संग्रह करके छोड़ जाएगा, भले वो उसे हड़प कर ही किसी का क्यों ना लेना पड़े। तो यहाँ लेखक कहता है कि देश भी भावनाओं से और विवेक से, दोनों से बनता है। एक तरफ भावनाएं अगर हमारी अपने देश के प्रति नहीं होंगी तो हम अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ अगर भावनाएं ही भावनाएं होंगी, विवेक नहीं होगा, तो हम अपने देश की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ जब होंगी हमारे पास, तभी हमारा देश कोई भी देश बनता है। लेखक ये कहते हैं कि विवेक ने गढ़ा है हमारे किसी भी देश को, या भावनाओं ने गढ़ा है, भावनाओं के आवेश ने गढ़ा है, इसके बारे में हम कभी यह नहीं जान सकेंगे कि उसे कितना आवेश ने गढ़ा है और कितना विवेक ने, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का उसमें सम्मिलन होता है, दोनों ही चीज़ों का समावेश होता है, भावनाओं का भी और विवेक का भी। तो ये नहीं जान पाएंगे कि कितना आवेश ने यानी भावनाओं ने गढ़ा और कितना विवेक ने गढ़ा, कितना दोपहर के सृजन ने गढ़ा और कितना आधी रात के सपने ने। कितना दोपहर के सृजन, यानी कि दोपहर का मतलब है यहाँ पर परिश्रम, तो कितना कठोर परिश्रम से हमारे देश तरक्की किया है, देश का अस्तित्व बना है, यहाँ तक पहुँचा है, और कितना आधी रात के सपने ने। अब आधी रात के सपने की एक बड़ी व्याख्या यहाँ की जा सकती है, क्योंकि वैसे भी हमारे इसका लेख का नाम गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश है। तो गहरी नींद के सपने या आधी रात के सपने का मतलब ये होता है कि जब आधी रात होती है तब हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है, और आधी रात में जब हम सपने देखते हैं या गहरी नींद में होते हुए हम जब सपने देखते हैं, तो भले ही वो सुबह उठकर हमें याद ना रहें, लेकिन वे सपने वही होते हैं जिनके बारे में या तो आपने कभी सोचा है, या आपने कभी किया है, या फिर कल्पना की है भविष्य के लिए कि हम ऐसा करेंगे। इसका आप उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं कि आप परीक्षा आने वाली है और आप दो चीज़ें बहुधा सोचते होंगे। पहली चीज़ ये कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, परिश्रम करने के बाद भी हम पास तो होंगे। दूसरा, आप ये सोच सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं, इस बार इतना परिश्रम करेंगे कि हम कॉलेज को टॉप कर दें, हम पूरे एनसी वेब को टॉप कर दें, हम पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप कर दें। दोनों ही चीज़ आप भविष्य के लिए सोच रहे होते हैं। तो जो आप सोच रहे होते हैं, जब आप उसको कर नहीं पाते हैं या अभी करने का समय नहीं आया है, तो जो भी आपने सोचा वो आपके अवचेतन मन में जाकर स्टोर हो जाता है। और जब आपका जो चेतन मन है, जिस चेतन मन से मतलब होता है दिन में जब आप जागते रहते हैं, तो जो उस समय आपका मस्तिष्क क्रियाशील होता है वो चेतन होता है। और जब आपका ये चेतन मस्तिष्क सो जाता है, यानी कि हार थक के जब आप गहरी नींद में सोए रहते हैं, तब आपका अचेतन मन या अचेतन मस्तिष्क काम करना शुरू कर देता है। और जैसे आपका कंप्यूटर होता है और आपको दिखती है सिर्फ स्क्रीन,
लेकिन कंप्यूटर पे फिर भी अंदर ही अंदर बहुत सारा विश्लेषण चलता रहता है, बहुत सारी रीड करते रहता है कंप्यूटर फाइल। इसी तरह से जो आपका अचेतन मन है दिन भर सोचे हुए और दिन भर किए हुए कामों को व्यवस्थित करता रहता है आपके अचेतन मन में, यानी कि उन फाइल्स को एक व्यवस्था के तहत स्टोर करता रहता है, और जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो चेतन मन वहाँ से उसे, चेतन मस्तिष्क वहाँ से उसे उठा लेता है। लेकिन इतना तो पक्का तय है कि अचेतन मन में जो जाकर पड़ता है उसे आप दिन में कभी या तो सोचते होते हैं जागे हुए मस्तिष्क के साथ, या फिर उस काम को कर रहे होते हैं। इसीलिए जब रात को, जब आपने दिन में, अगर आपके मन में भय ज़्यादा होता है कि हम फेल ना हो जाए कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी, या इस बार तो परिश्रम ही नहीं हुआ है, हम फेल हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब आपको सपना दिखाई देता है तो आप सपने में फेल हो जाते हैं और आप चौंक कर उठ जाते हैं, दुखी होते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। या जब आप दिन में सपने देखते हैं कि इस बार मैंने बहुत परिश्रम किया, इस बार टॉप कर जाऊंगा, तो भले ही चाहे आपके जो नंबर हैं अच्छे ना आए, लेकिन सपने में आप परीक्षा देने से पहले ही टॉप कर जाते हैं और आप एक सुखद सुबह आप उठते हैं और आपको लगता है रात मैंने सपने में टॉप कर दिया। तो जो आपने सोचा होता है वही आपके सपनों में आता है। तो ये कहते हैं कि जो आदमी सोचता है कि हम अपने देश को इस तरह से समृद्ध बनाएंगे, इस तरह से सुखी बनाएंगे, इतनी उन्नति अपने देश की करेंगे, वही आपके सपनों में आता है और उसी तरह के आप काम करते हैं, और जिस तरह के आप काम करते हैं उसी तरह से आपका देश बनता और गढ़ता चला जाता है। तो राजेंद्र माथुर पूछते हैं, क्या देश एक सौदा है जो बनियों की तरह हिसाब लगाकर किया जाता है, या वह प्रेम है जो हो जाता है? क्या वह हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अनिवार्य कलश है? तो अब फिर वो दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि क्या जो देश बनता है उसमें हम हानि लाभ देख देख के अपने देश को बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। हम अपने देश को जब बनाते हैं तो एक प्रेम से बनाते हैं, क्योंकि हम देश के लिए बलिदान होने की भावना रखते हैं। हम देश के उद्धार के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग कर देते हैं। देश की समृद्धि सर्वोपरि जिस देश का नागरिक मानता है उसी देश का विकास होता है, वही देश समृद्ध और अस्तित्ववान बनता है। वो पूछते हैं कि क्या वह हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अनिवार्य कलश है? कलश मतलब घड़ा जिसमें हमारा बहुत सारा पानी भरा रहता है या कुछ सामान भरा रहे। तो ये कहते हैं कि जितनी भी हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उन सब का एक कलश, यानी कि देश में वो सारी दिखाई देती हैं, चाहे हमारी सामाजिक तरक्की हो या हमारी आर्थिक तरक्की हो। क्या देश सुपर स्ट्रक्चर है या वह परिस्थितियों के पार जाने का दुस्साहस है? तो ये कहते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर देश है या फिर परिस्थितियों से, यानी कि जो विषम परिस्थिति होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनके पार जाने के लिए हमारा एक दुस्साहस है, जिसे आज की अगर राजनीति में हम देखें तो कठोर फैसले लेना। सारी जनता ये कहती है कि मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे ऐसे कठोर फैसले लिए हैं जिसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था कोई भी, और जब उन फैसलों को लिया जाता है तो देश हमारा अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होता है और तरक्की करता है। तो क्या देश मजबूती से लिए गए फैसलों, यानी कि जो हमारी विषम परिस्थितियां होती हैं उनसे पार जाने का जो हमें दुस्साहस होता है, दुस्साहस यानी कि आराम से नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम तैयार रहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें ये सीमा पार करनी है या ये संघर्ष करके इन परिस्थितियों से निजात पाना ही पाना है। तो वास्तव में देश ऐसे ही गढ़ा जाता है, जो आगा पीछा बिना सोचे हम परिस्थितियों से पार पाने की हिम्मत जुटा लेते हैं। वे कहते हैं कि देश एक तर्क है या एक मिथक है। तो तर्क, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास कुछ बौद्धिक तर्क, यानी कि अपने बात के पक्ष में जो हम बहस कर रहे होते हैं, जो हम वाद विवाद कर रहे होते हैं, अपने पक्ष में जब हमारे पास कुछ सबूत होते हैं तो वो तर्क होता है। और मिथक एक कल्पना होती है, यानी कि हम सिर्फ कल्पना कर लेते हैं, जिसे दिन में देखा हुआ सपना कह सकते हैं, हम हमारे देश को ऐसा बनाएंगे, ये एक मिथक होता है। और उसमें आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि ऐसा कैसे होगा, देख ये अगला रास्ता होगा, अगला स्टेप होगा। पहला सिर्फ ये है कि हमने एक कल्पना की
एक मिथक बना लिया कि ऐसा हमने करना ही करना है, खाली तर्क से नहीं। तर्क वाला पूछेगा ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो फिर आपको तर्क का देना पड़ेगा जवाब, तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ तर्क नहीं है, एक मिथक ज़्यादा है, तर्क कम है। क्या वह एक ऐसा तर्क है जो मिथक से पोषण पाता है? तो दोबारा ये जवाब देते हैं, जवाब की शैली में ये कह सकते हैं कि वह तर्क तो है, कैसे करेंगे, लेकिन वो मिथक उसे पोषण देता है। एक कल्पना पहले हम बना लेंगे, ऐसा हमें अपने देश को बनाना है और उसके लिए हमें ऐसा करना है। फिर तर्क है कि ऐसा कैसे करेंगे, तो तर्क के जवाब हमें अपने यहाँ से ढूंढने पड़ते हैं, अपनी संस्कृति से ढूंढने हैं और अपने जो देश में संसाधन है उनसे ढूंढने होते हैं। तर्कों का जाल तो हम रच सकते हैं, अखबारों से लेकर प्राथमिक शालाओं तक वह 40 साल से रचा जा रहा है। राजेंद्र माथुर कहते हैं कि तर्कों का जाल बुनना आसान है, यानी कि तर्क तो संस्कृति से, संसाधनों से हम दे सकते हैं, लेकिन खाली तर्क से देश नहीं बन सकता। देश बनेगा आपकी भावनाओं से, आपके सपनों से, जिन्हें आप दिन में भी देख सकते हैं और गहरी नींद के सपने, यानी कि सोते सोते भी आप अगर कुछ सपनों में देखते हैं तो वही देखते हैं कि हमारे देश की समृद्धि कैसे होगी, हमारे देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, या पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा लहरे, तो उसके लिए कैसे करना होगा और क्या करना होगा। ये हमारा रात के सपने कहलाएंगे। तो 40 साल से तर्कों का जाल तो रचा जा रहा है, लेकिन सपने जनता को वो नहीं दिखाए गए कि जनता उन्हें साकार करने के लिए परिश्रम करे। आधी रात को हिंदुस्तान के लोग सपने में क्या देखें, इसका प्रबंध क्या कोई कर सकता है? यानी कि आधी रात को भारत के नागरिक क्या देखें सपने में, इसको दिखाने का काम सरकार का होता है। केवल अखबारों में, प्राथमिक शालाओं में सैद्धांतिक चीज़ों से काम नहीं चलेगा, और सपने जनता को तभी दिखाए जा सकते हैं जब सरकार उस पर काम करती हुई दिखती है जनता को। आगे राजेंद्र माथुर कहते हैं 1947 में भारत का बंटवारा इसलिए नहीं हुआ था कि भारत की नियति के बारे में हिंदू और मुसलमानों के पास अलग अलग ठंडे तर्क थे। यानी कि हिंदुओं के और मुसलमानों के पास अलग अलग कोई तर्क नहीं थे जिन्हें वो ये दे सकें कि इसलिए भारत के 2 टुकड़े करने हैं। ना मुसलमानों के पास ये तर्क थे, ना हिंदुओं के पास ये तर्क थे कि भारत के 2 टुकड़े क्यों किए जाएं। अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ दोनों के हिंदू और मुसलमान दोनों के अलग अलग जुनून थे। जुनून का मतलब होता है भावात्मक पागलपन, यानी कि जुनून वो होता है जब आप भावनाओं के आवेश में उस काम को, हर नुकसान को उठाकर भी कर जाते हैं। अब दोनों कौमों के जुनून क्या थे? मुसलमानों को अलग देश पाकिस्तान बनाने का जुनून था और भारत को, अपने भारत को, भारत के नागरिकों में भारत को ही सुरक्षित रखने का था। समस्या ये हुई कि आधी रात के जो सपने थे, यानी कि जिस चीज़ को सोचते हैं आधी रात के सपने में, जो दिन में सोचते हैं वही रात को सपने आप देखते रहते हैं, तो दोनों के अलग अलग हो गए थे। मुसलमानों का सपना हो गया था अलग पाकिस्तान बनाना, और भारत वालों का सपना हो गया था सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पर अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करना। अंधेरे में घट रहे इस रहस्यमय रसायन को निश्चय ही दिन भर की घटनाओं ने मदद पहुंचाई। यानी कि दिन में जो घटनाएं हमारी होती रहती थी वो हमारे रात के सपने को और मजबूत करते रहती थी। और दिन की जो घटनाएं थी वो ये थी कि सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा, और सिंहासन की लड़ाई नेहरू में और जिन्ना में चल रही थी। तो जनता सिर्फ ये देखने के लिए मूक दर्शक बनकर सिर्फ ये देख रही थी। रात का जो सपना था, भारत की जनता सिर्फ और सिर्फ रात में ये सपना देख रही थी कि अंग्रेजों से आज़ाद होकर भारत का अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो कौन बनेगा। और मुसलमान का रात का जो सपना था वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रह गया था कि अलग पाकिस्तान बनेगा और उसका शासक जिन्ना बनेगा। अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट ने यहाँ पर एक होम रूल आंदोलन चलाया था, और वो भारतीयों के लिए चलाया था, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए चलाया था। लेकिन होम रूल आंदोलन जब स्वराज्य में बदल गया, गांधी जी ने स्वराज्य
और सत्याग्रह नाम से 2 आंदोलन चलाए, तो वो सिर्फ हिंदुओं का रह गया। मुसलमान उसमें अपने आप को पराया समझने लगे। और इसका जो एक कारण था, उसका ये कारण रहा कि जो यहाँ के मुसलमान थे, उनके पास मध्य एशिया से आए हुए अपने कुरान पाक पूर्वजों का हिंद विजय का सपना और हिंदुस्तान पर मध्ययुगीन मुस्लिमों का शासन का इतिहास था। तो वे स्वराज्य को और सत्याग्रह को अपना नहीं पाए, वे उससे परायेपन का उन्हें बोध होता रहा, क्योंकि उनकी जो संस्कृति थी वो हिंद विजय की थी और हिंद पर शासन करना ये उनका पिछले कुछ सैकड़ों सालों का इतिहास रहा था, जब यहाँ मुसलमानों का शासन रहा था। तो उनको जो भारत वाला है स्वराज्य, उनको भारत अपना नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें सिर्फ भारत पर शासन करना अपना एक सपना लग रहा था। जबकि हिंदुस्तानी जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के थे, जिनका जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, जो सभी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उनका सपना अंग्रेजों से मुक्त होकर भारत को आज़ाद करना था। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो मुसलमानों का या मुस्लिम कौम का सपना भारत को आज़ाद करना नहीं, बल्कि अंग्रेजों से भारत को मुक्त करके अपना शासन स्थापित करना था। इसका एक प्रमाण लेखक ये भी देते हैं कि जब गोखले और जिन्ना सूट और टाई पहनते थे, तब मुस्लिम कौम को किसी को इससे ऐतराज़ नहीं हुआ था और वो भारत से अपने आप को अलग नहीं समझते थे, क्योंकि तब अंग्रेज़ों की संस्कृति थी। लेकिन जैसे ही जिन्ना और गोखले से आगे बढ़कर गांधी जी ने घुटने तक की धोती पहनी, तो वो संस्कृति एकदम भारतीय संस्कृति आ गई और मुसलमान उस संस्कृति को पचा नहीं पाते थे, क्योंकि मुस्लिम कौम का एक ही सपना था, हिंद विजय और हिंद पर शासन करना। इसमें आगे लेखक ये भी बताते हैं कि भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि उसमें कोई भी आया, उन सब को भारत ने अपना बना लिया, क्योंकि जो यहाँ आए और जिन्होंने भारत के बारे में सोचा, जो भारतीय ही बन गए, भारत की संस्कृति को जिन्होंने अपना लिया, उन्हें तो भारत ने अपना लिया। लेकिन मुस्लिम, क्योंकि भारतीय संस्कृति को नहीं पचा पा रहे थे, जैसे स्वराज्य और सत्याग्रह आंदोलन, ये हमारी भारतीय संस्कृति के थे और इन्हें मुस्लिम नहीं पचा पा रहे थे, यानी कि वो भारतीय संस्कृति को नहीं अपना पा रहे थे, इसलिए भारतीय संस्कृति उन्हें नहीं अपना पाई। और इसके पीछे हिंदुस्तान की वही संस्कृति थी जो अपने विवेक से ये जानती है कि क्या स्वीकार किया जाए और क्या ना स्वीकार किया जाए, क्योंकि हमारे भारत का एक घोड़ा भी ये जानता है कि किस चट्टान को चाटा जाए, जिस चट्टान में नमक होगा घोड़ा उसी को चाटेगा। हमारे यहाँ की गाय भी जानती है कि बागड़ की वनस्पति खाने लायक नहीं होती, इसलिए उसे ना खाया जाए। तो भारत खाद्य अखाद्य का बोध रखता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसको स्वीकार किया जाए किसको ना स्वीकार किया जाए, इसे भारत अच्छी तरह से जानता है, समझता है। इसलिए उसने जिन्ना को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने गांधी को अपनाया, क्योंकि गांधी भारत की संस्कृति की आधे घुटने तक की धोती पहनकर गांधी भारतीयों की संस्कृति में घुल मिल गए थे। और फिर पूरे भारतवासियों को ये महसूस हुआ कि हमारा जो नेता है, असली नेता यही है और यही हमें आज़ादी दिला सकता है। अगर हम गांधी से आगे बढ़कर नेहरू की बात करते हैं, तो नेहरू से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष, विज्ञान का पक्षधर, आधुनिकता चेतना और कोई हिंदुस्तान में मिल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू उस जुनून को देखने के लिए, जो भारत की संस्कृति का जुनून है, एक एक चेहरे को जाकर टटोलते थे कि इनमें भारतीयता आखिर कहाँ है, इसके किस चीज़ में भारतीयता है, किस व्यवहार में भारतीयता है। और उन्हें भारतीयता उनमें दिख नहीं पाती थी, क्योंकि एक भारतीयता ऐसी चीज़ है जो उसकी रग रग में, हर एक व्यवहार में, हर रहन सहन में मिलता है।
हर एक चेहरा टटोलते हुए भी वो यही पढ़ते रहते थे कि उसमें भारत माता की छाप कहाँ है, कौन सा वह सांस्कृतिक सांचा है जिसमें सदियों तक हिंदुस्तान के लोग ढलते रहे। अर्थात एक बिना ढाले ही हिंदुस्तान के लोगों में वैचारिक, भावात्मक और सामाजिक, सांस्कृतिक एक ऐसा कुछ होता है जो उस सांचा एक ऐसा रहता है जिसमें हर आदमी ढलता ही चला जाता है। यहाँ तक कि जो विदेशी लोग आते हैं वे भी उसमें स्वभावतः ढलते चले जाते हैं। जो ढल जाता है वो भारतीय बन जाता है और जो नहीं ढल पाता वो भारत से प्रेम या भारत से अपनापन नहीं रख पाता है। राजेंद्र माथुर कहते हैं कि जो हिंदू, मुसलमान, एंग्लो इंडियन, बैने, इजरायली, शक, कुषाण, हूण, द्रविड़ सबको एक सा बनाता चला गया, आखिर वो सांचा कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को बहुत दिनों तक ढूंढते रहे थे। विज्ञान का हामी जवाहरलाल नेहरू जीवन भर भारत की कविता खोजता रहा। यहाँ कविता से मतलब भी भावनात्मक जो उसकी अभिव्यक्ति है उसी से है, यानी कि कविता भावात्मक अभिव्यक्ति होती है और गद्य बौद्धिक अभिव्यक्ति होती है। तो भारत की कविता कहाँ है, किस में मिलेगी, जवाहरलाल नेहरू पूरे जीवन भर ये ढूंढते रहे थे। लेखक कहते हैं कि कोई भी ऐसा देश हमें बता दीजिए जिसकी नींव कविता पर नहीं बल्कि रूखे सूखे गद्य पर टिकी हो। यानी कि कोई भी देश, किसी भी देश का अस्तित्व बिना कविता के या बिना भावनाओं के बन ही नहीं सकता। किसी भी देश का अस्तित्व भावनाओं पर ही टिकता है। अगर भावनाएं खत्म हो जाएंगी, केवल बुद्धि रह जाएगी, तो बुद्धि हानि लाभ को ढूंढती है, हानि लाभ का हिसाब लगाती है। भावनाएं जब नहीं होंगी, केवल हानि लाभ का हिसाब रहेगा, तब वहाँ देश का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे आप यूँ देख सकते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग होते हैं वे जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इस चीज़ का हानि लाभ का हिसाब लगाते हैं कि उन्हें अंग्रेजी पढ़कर नौकरी कितने रुपए की लगेगी और अपनी स्थानीय भाषा पढ़कर नौकरी कितने रुपए की लगेगी। हालांकि अपनी स्थानीय भाषा से नौकरी लगने की संभावना ना के बराबर होती है, पर फिर भी जो व्यक्ति अपनी भाषा से लगाव रखता है, मोहब्बत रखता है, वो अपने घर में अपने लोगों से अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में बात करता है। अंग्रेजी को सिर्फ वो व्यवसाय का पेशा बनाता है। लेकिन जो अपनी संस्कृति, अपनी स्थानीय भाषा को छोड़कर अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी भाषा के पीछे दौड़ लगाने लगता है, उसका अस्तित्व या उसका देश कहीं कोई नहीं रह जाता है, वो सिर्फ दूसरों का गुलाम बनकर रह जाता है। तो इसलिए देश का अस्तित्व या देश की नींव भावात्मक कविता पे टिकी होती है और वो भावात्मक रिश्ता अपनी संस्कृति से होता है, अपनी धरती से होता है, अपनी भाषा से होता है, अपने परिवार से होता है, समाज से होता है और फिर पूरे देश से होता है। उसी पर देश की नींव टिकी होती है। अगर ये नींव कमज़ोर हो जाएगी तो देश पूरा कमज़ोर हो जाएगा। राजेंद्र माथुर नेहरू के बारे में बताते हैं कि नेहरू ने गंगा के बारे में, हिमाचल के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में जो लिखा है, यहाँ मैं बता देती हूँ कि नेहरू जी ने एक भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि कुछ पत्रों के रूप में लिखी गई थी जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा जी को भेजे थे। माथुर जी बताते हैं कि गंगा और हिमाचल का नाम सुनकर जो झुंझुनाहट नेहरू को होती थी वह क्या हर एक हिंदू की प्रतिध्वनि नहीं है। यानी कि अपने जो प्रतीक चिन्ह है, गंगा हमारी पवित्रता की है, हिमाचल है या और भी जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, उनका नाम सुनते ही हमारे अंदर एक आत्मीयता जाग उठती है। वही गांधी जी के अंदर जब जागती थी तो नेहरू उसके लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते थे। नेहरू ने अपने देश का सौंदर्य और प्रतीकों और स्मृति प्रतीकों में अपने देश को देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी वो सारी चीज़ें लिख कर पत्र लिखे थे। अब माथुर जी कहते हैं कि यदि इन जुनूनों के बीच दरार पड़ने लगे, यानी कि जो जुनून, जो भावात्मक संबंध, भावात्मक रिश्ता, भावात्मक पागलपन हमारा अपने प्रतीकों के प्रति है, अपने स्मृतियों के प्रति है, अपने देश की संस्कृति की और भाषा के प्रति है, अगर उनमें दरार पड़ने लगे
गंगा का जिक्र करने पर भी सांप्रदायिक मुद्दे उठने लगे या गंगा और हिमाचल का परित्याग करना जरूरी हो जाए, तो बताइए भारत की कविता किन उपादानों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगी। यानी कि आज जब हम देखते हैं तो गंगा का नाम लिया जाए, यहाँ तक सूर्य नमस्कार का नाम लिया जाए, हिमालय का नाम लिया जाए, अयोध्या के मंदिर का नाम लिया जाए, या ऐसी ऐसी जो हमारे प्रतीक हैं, राम का नाम लिया जाए, जो या दुर्गा की पूजा में दुर्गा का नाम लिया जाए, तो ऐसे जो प्रतीक हमारी हिंदू संस्कृति के हैं, जब उनमें दरार पड़ने लगती है, यानी कि दरार तब पड़ती है जब कुछ लोग, कुछ बुद्धिवादी लोग उनका विरोध करें और उनका समर्थन ना करें, तो उसमें दो पक्ष हो जाते हैं, एक समर्थन करने वाला, एक विरोध करने वाला, यानी कि दरार पड़ जाती है। तब जरूरी होता है कि उस हिमालय का परित्याग कर दें, और अगर हम उस कविता का या हिमालय का या गंगा का जो हमारी संस्कृति है उसका परित्याग कर देंगे, तब हमारी जो नींव है भारत की, हमारी संस्कृति की, वो किस पर टिकेगी। यानी कि फिर हमारे देश का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ने लगेगा। धर्म के बिना तो हिंदुस्तान का या किसी भी देश का काम चल सकता है, पर एक साझा मिथकावली के बिना किसी देश का काम नहीं चल सकता। कहने का मतलब यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये धर्म है, इनके बिना तो किसी देश का भी काम चल जाएगा, पर एक साझा मिथक, यानी कि साझा से मतलब सभी लोग एक ही कल्पना करें कि हमारा देश ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक साझा मिथक, साझा कल्पना, साझा सपने हमारे पास, सबके पास नहीं होंगे, तो देश का आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। इसके बारे में यदि कोई वामपंथी विशेषज्ञ यह नुस्खा सुझाए कि आप महाभारत की कथाओं को अपनी याददाश्त से बाहर निकाल दीजिए और फिर देश बनाइए, तो महाभारत, रामायण, गीता जो हमारे देश के आधार सामग्री हैं, अगर हम उनको अपने देश की संस्कृति से निकाल दें, तो क्या आपको लगता है कि देश की तरक्की हो पाएगी? यानी कि नहीं हो पाएगी। अगर इस काम को ब्रह्मा और विश्वकर्मा मिलकर भी करने लगेंगे, तो भी देश नहीं बन पाएगा। महाभारत कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वह इस जमीन के बाशिंदों का, इस जमीन के पर रहने वाले, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों के अनुभवों का एक निचोड़ है। यानी कि जितने अनुभव सैकड़ों सैकड़ों सालों में हुए थे भारत के लोगों को, उन सब के अनुभवों का एक संग्रह महाभारत है। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हमारी संस्कृति यानी कि परंपरा एक टूट जाएगी। परंपरा उस चीज़ को कहते हैं, जैसे आप चल रहे हैं तो चलने के लिए आपको दो पैर जब चलते हैं, आपके एक पैर पीछे आपके सारे वजन को संभाल लेता है और फिर दूसरा पैर आगे बढ़ता है, तो परंपरा या संस्कृति उसी काम को करती है। परंपरा या संस्कृति आपका पिछला पैर होता है, जिस पर आपके सारे शरीर का बोझ टिका होता है, और फिर आप अगला पैर आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी परंपरा से इन चीज़ों को निकाल देंगे, महाभारत, गीता, तो क्या होगा कि आपकी संस्कृति यानी कि पिछला पैर आपका शरीर के बोझ को टिकाने के लिए नहीं रह जाएगा, तो अगला पैर आप कैसे उठा पाएंगे? यानी कि आपका आगे बढ़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि गद्य, कविता को छोड़कर गद्य और तर्क, भावनाओं को छोड़कर तर्क के रास्ते राष्ट्रीयता सिखाई जा सकती है। राष्ट्रीयता यानी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग देना, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए ही दिन में भी जागते भी और रात को सोते हुए भी आपको सपने भी अपने राष्ट्र की तरक्की के आए, तो ये राष्ट्रीयता कहलाती है। और इस राष्ट्रीयता को कुछ लोग सोचते हैं कि रूखे सूखे गद्य से और कविता को छोड़कर गद्य से और भावनाओं को छोड़कर तर्क से सिखाया जा सकता है, तो वे गलत हैं। वो तो सोचते हैं कि मिथक यानी कि जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सपना देखते हैं दिन में, सोचते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, उसका भी बहिष्कार संभव समझ लेते हैं। और वे शायद ये भी मान लेते होंगे
कि बच्चों को राक्षस और परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाई जानी चाहिए। जब हम राक्षस और परियों की कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं तो उसमें परी को अच्छा दिखाया जाता है और राक्षस को बुरा दिखाया जाता है। और बुरा जब बच्चे को हम शुरू से बताते हैं कि ये बुरा है और इससे लोग डरते हैं, इसके पास लोग नहीं आते हैं, तो बच्चा शुरू से ही परी बनना चाहता है, परी की कहानियाँ सुनना चाहता है, और राक्षस ना वो बनना चाहता है ना ही राक्षसों की कहानियाँ सुनना चाहता है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चों को परियों की और राक्षसों की कहानी नहीं सुनाया जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? वे सोचते हैं कि वयस्क समझदारी बचपन में ही बच्चों को दे दी जानी चाहिए, जबकि जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं बच्चों को, वो कहानी मनोरंजक कहानी के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। वयस्कों की यानी कि बड़ों की तरह से अगर हम उन्हें कहानियाँ सुनाने लगेंगे या बड़ों की तरह उन्हें समझदारी की बात बताने लगेंगे तो उनका दिमाग बोझिल हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। वे यह भी मानते होंगे कि कविता पाप है, कल्पना गुमराह करती है और मनुष्य का अवचेतन मन एक नर्क है जिससे बचकर हम अपने गद्य स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो अवचेतन मन है उसमें अच्छी और बुरी सारी तब वो चीज़ें रखी रहती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने पर हमारा चेतन मन निकाल लेता है। वे बेचारे नहीं जानते कि विज्ञान के चरम आविष्कारों में और मनुष्य के सबसे सृजनशील कर्मों में कल्पना का और अवचेतन का, आधी रात के सपनों का, अतार्किकता के महासागर में गहरे डूबकर लौटने का कितना बड़ा हाथ है। यानी कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वे भी हमारे मिथक के बिना या अवचेतन के बिना नहीं हुए, क्योंकि अवचेतन मन में ही वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं कि चेतन मन को सिर्फ उठाकर सिर्फ प्रयोग करने, अपने परीक्षण करने बाकी रह जाते हैं। तभी बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। आधी रात के सपनों का मतलब यही है कि जो हम दिन में सोचते हैं, रात में हमारा जो अवचेतन मन है उन्हें व्यवस्थित करता है और फिर अगले दिन हम उन्हीं को लेकर अपने नए आविष्कार और नए परीक्षण शुरू कर देते हैं। खैर, भारत को यदि एक देश बनाना है तो यह जरूरी है कि हम सब एक ही अवचेतन विश्व के नागरिक बने, यानी कि रात में हम सब एक ही तरह के सपने देखें और वह सपने सिंहासन के नहीं होंगे, सत्ता को हथियाने के नहीं होंगे, बल्कि वो देश की तरक्की के होंगे। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तभी भारत एक देश बना रह सकता है। जब सिंहासन के सवाल नहीं थे, यानी कि जब सिंहासन की लड़ाई नहीं थी कि राजा मैं बनूं या कोई और बने, या कहें कि जैसे भारत के विभाजन के समय सिंहासन का सवाल सबसे बड़ा था कि गद्दी पर कौन बैठे। अगर सिंहासन का सवाल उस समय नहीं होता, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों के बीच ही यही लड़ाई थी कि दोनों ही गद्दी पर बैठना चाहते थे और दोनों ही गद्दी पर बैठे, उनके लिए एक ही समाधान हो सकता था, देश का बंटवारा कर दिया जाए और दोनों को ही गद्दी पर बिठा दिया जाए, और यही हुआ। अगर सिंहासन का सवाल नहीं हुआ होता तो हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ होता। जब सिंहासन का सवाल नहीं होता है तब सभी लोग एक ही अवचेतन महासागर यानी कि एक ही अवचेतन मस्तिष्क के विविध जलों से प्रेरणा पाते हैं। यानी कि अगर सिंहासन का सवाल नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न सबके मन में रह जाएगा और वह रहेगा, हमारे देश की रक्षा कैसे हो, हमारे देश की समृद्धि कैसे हो। जो कवि लोग होते हैं, साहित्यकार होते हैं, अगर एक कविता लिखते समय कबीर, खुसरो, रहीम भारत के कविता विश्व के आनंद से कटना चाह सकते, यानी कि जो भारत की कविता से मतलब है भारत की भावना, अगर भारत की भावना से कट गए होते कबीर, रहीम, तो क्या फिर उनकी कविता ऐसी बन पाती? यानी कि एक लेखक को, एक साहित्यकार को या एक कलाकार को जनता की भावनाओं को समझना जरूरी होता है, तभी जनता उनकी कविता को अपना पाती है। केरल में जो लोग हजारों साल से ईसाई हैं, क्या वे उससे कटे हैं? यानी कि नहीं। भले उनका धर्म ईसाई है लेकिन उनका पहला धर्म भारतीयता है
और भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व मतलब जियो और जीने दो, सबके अस्तित्व को स्वीकार करो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। जिनके मन में ये रहती है, ये भावना रहती है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उपासना की पद्धति, उपासना का ढंग कैसा है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो। लेखक कहता है कि जापान के बौद्धों ने गौतम बुद्ध का जापानीकरण कर दिया था, यानी कि उन्होंने गौतम बुद्ध को जापानी बना दिया, जापान को बौद्ध नहीं बनाया। इसी तरह से हमारे देश में जो अनेक धर्म अनुयायी हैं और धर्म के नाम पर लड़ते हैं या राजनीतिक लोग लड़ाते हैं उन्हें, राजनीतिक दल, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इस्लाम है तो उस इस्लाम का भारतीयकरण कर लें, ना कि भारत का इस्लामीकरण करने की जिद पर अड़े रहें। अगर वो भारत का इस्लामीकरण नहीं करते बल्कि इस्लाम का भारतीयकरण कर लें, यानी कि उस इस्लाम में वो ऐसे तत्वों को डाल दें कि जियो और जीने दो, सभी सुखी से रहें और सभी का अस्तित्व स्वीकार कर लें, तो इस्लाम यहाँ से पराया नहीं होगा। लेकिन इतने भारतीयता भरे हुए मुसलमान जो रहते हैं वो भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं, और जो भारत का इस्लामीकरण चाहते हैं वो हमेशा भारत के और टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी चाल चलते रहते हैं। देर रात के सपने स्वदेशी ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी बताया कि गौतम बुद्ध का जापानीकरण जापान के लोगों ने कर दिया, तो वो सपना भारत का था। गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने भारत में अपनी संस्कृति का विकास किया था, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जापानियों ने गौतम बुद्ध का, यानी कि विदेशी विचार को लेकर भी उन्होंने उसका जापानीकरण कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर विदेशी संस्कृति के कोई विचार ऐसे हैं जो हमारे देश के हित में हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्हें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेखक आगे ये कहते हैं कि दरअसल जिसे हिंदू धर्म कहते हैं वह इस लेख में वर्णित अर्थों में धर्म है ही नहीं, यानी कि बाकी ईसाई, इस्लाम ये धर्म है, सिख धर्म है, लेकिन हिंदू तो धर्म ही नहीं है। वह तो मिथक संचय की भारतीय प्रक्रिया का नाम है। मिथक संचय से मतलब जो देश के उद्धार के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के लोगों की समृद्धि के लिए, देश के लोगों के सुख के लिए नित्य नए नए नियम, नए नए विकास, नई नई संस्कृति जो विकसित होती रहती है, उनको संचय करने का एक प्रक्रिया है, यानी कि उसमें रोज संरक्षण और संवर्धन होता रहता है। जो चीज़ जैसे कि जो धर्म है, वर्तमान धर्म हमारा वर्तमान की उपयोगिता के अनुरूप बन जाता है और उसी के आधार पर हमारा लोक समाज उसका अनुकरण करने लगता है। उदाहरण के तौर पर सर्दियों में हम स्वेटर पहनते थे, शॉल ओढ़ते थे, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाती है तो हमारा धर्म कहता है कि इस शरीर को स्वस्थ रखो, इसकी रक्षा करो, और इस धर्म के अनुसार हम स्वेटर और शॉल उठाकर रख देते हैं और अगली सर्दियों में उन्हें दोबारा पहन लेते हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने का हमारा जो धर्म होता है उसके लिए हम ताज़ी ठंडी हवा का कुछ प्रबंध करते हैं, हल्के कपड़े पहनने लगते हैं और समाज इसी धर्म का अनुकरण करने लगता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है और इसी का संचय हिंदुत्व है, यानी कि जो जिस तरह से भी मानवीय या प्राणी जगत के हित में काम करे, ऐसे नियम बनते रहें। जिस समय जैसे नियमों की उपयोगिता हो वैसे ही नियम बनते रहें। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारा हिंदुत्व है। यानी कि हिंदुत्व सबकी रक्षा के लिए, सबके हित के लिए काम करता रहता है और जो उसमें नियम रोज रोज नए परिवर्तित होते हैं, बनते रहते हैं या छूटते रहते हैं, उसका संचय हमारा हिंदुत्व और हमारी संस्कृति है। और क्योंकि जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि अगर सर्दियों में हमने स्वेटर शॉल उतार कर रख दिए और हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, उसके बाद गर्मियों में हल्के कपड़े पहने और फिर सर्दी आई तो हमने फिर हल्के कपड़े उठाकर रख दिए
और स्वेटर शॉल पहनना शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, प्रक्रिया चलती रहती है। समय के अनुरूप, जगह के अनुरूप नियमों में बदलाव होता रहता है। कुछ नियम पीछे छूटते रहते हैं, कुछ नए बनते रहते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हर एक नियम में प्राणी जगत का, प्राणी मात्र का हित होना चाहिए, प्राणी मात्र के अस्तित्व को स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर प्राणी मात्र के हित का उसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, सबके हित नहीं सधते हैं, सबके हितों की रक्षा, सबके अस्तित्व की रक्षा नहीं होती है, तो वो हिंदुत्व नहीं रह जाता है। इस संचय प्रक्रिया को त्याग कर कोई देश नहीं बन सकता। तो हिंदुस्तान कैसे बनेगा, जिसकी निरंतरता 3000 साल से टूटी नहीं है। आशंका तो इस बात की भी है कि सिंहासन के झगड़ों के कारण और आसपास के दबावों के कारण कहीं यह संचय प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए और हिंदुत्व सचमुच एक धर्म ना बन जाए। यानी कि अब तक जो हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है जिसमें जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सबके अस्तित्व को स्वीकार करने का भाव है। शंका इस बात की है कि ये इतने सारे दबावों के चलते धर्म ना बन जाए। धर्म यानी कि एक पंथ, एक संप्रदाय शेष ना रह जाए। आज हिंदुत्व पर भारी दबाव है कि वह संकीर्ण और एकांगी और असहिष्णु बन जाए। अभी तक जो हमारा हिंदुत्व है उसमें सहनशीलता, दया, त्याग, तपस्या, उदारता और क्षमा का भाव आधार है। लेकिन अगर ये संकीर्ण बन गया तो इससे क्षमाशीलता, सहनशीलता, दया, उदारता ये सारे खत्म हो जाएंगे और यह एक खतरे की घंटी है। ऐसा ना हो जाए, इसके लिए हमें बचना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इन दबावों का जो उत्तर हम अगले 10-20 सालों में देंगे, वह हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला सैकड़ों सालों के लिए कर देगा। लेकिन यह उन धर्मों की जिम्मेदारी है। हिंदुत्व रहे, कोई पंथ ना बन जाए। हिंदुत्व एक भारत की संस्कृति रहे जो जिसकी जड़ें हजारों, कई हजार साल गहरे तक हैं। ये वही संस्कृति बनी रहे, इसके लिए उन धर्मों की भी जिम्मेदारी है जो इस लेख के अर्थों में धर्म है। यानी कि इस्लाम, ईसाई, सिख जो धर्म है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस संचय प्रक्रिया को नष्ट ना होने दें। यानी कि जो हिंदुत्व है उसकी जो संस्कृति की संचय की प्रक्रिया है, निरंतर प्राणी जगत के हित में नए नए नियम बनते रहना, वो छूट ना जाए। अगर ऐसा हुआ, अगर वो प्रक्रिया छूट गई तो हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा, जिसे सिंहासन के झगड़ों के अलावा हम 3000 साल से जानते रहे हैं। अगर सिंहासन का झगड़ा होता रहा तो भारत की निरंतरता को खतरा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे 1947 में पैदा हुआ था और फिर सचमुच ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था और जो अब भी निश्चित नहीं है कि 20 राजनीतिक बंटवारों के बाद भी हिंदुस्तान ज्यों का त्यों बना रहेगा जैसा कि पहले बना रहा था। पहले हमारे देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे हमारे देश, अखिल भारत था ये। लेकिन सिंहासन के झगड़े में और साझा सपनों की कमी में और छोटे छोटे पंथ संप्रदायों के झगड़े में ये देश बढ़ता चला गया। अगर हमने फिर से साझा संस्कृति नहीं बनाई, हिंदुत्व ना रहने दिया, तो ये देश जैसा आज है शायद फिर ऐसा भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए सोचें, प्राणी जगत के लिए सोचें, प्राणी मात्र के लिए सोचें, भारत में रहने वाले लोगों के लिए सोचें, भारत में रहने वाले हर प्राणी के लिए सोचें और एक साझा संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाएं। रात में हमारे सपने सबके समान होने चाहिए और वो समानता तभी आएगी जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत।